हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। जैसे कि आपको पता है, हरियाणा पावर यूटिलिटीज के अंदर गेट के स्कोर के बेस पे असिस्टेंट इंजीनियर सिविल इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल की वैकेंसी निकली हुई है। आज इस वीडियो के अंदर मैं बताऊंगा आप इस वाली वैकेंसी के लिए अप्लाई किस तरीके से कर सकते हैं। उसके अलावा मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आपको डिपार्टमेंट के लिए जो पोस्ट प्रेफरेंस है वो किस तरीके से भरनी है, फीस कैसे पे करनी है, आपके डॉक्यूमेंट कैसे अपलोड होंगे, और उसके अलावा जो भी आपको डाउट आने लग रहे हैं इस रिक्रूटमेंट के रिगार्डिंग, वो सारे के सारे डाउट मैं इस वीडियो में आपके क्लियर कर दूंगा। वीडियो में हम आगे बढ़े उससे पहले बता दूं, अगर आप हरियाणा के किसी भी इंजीनियरिंग एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं तो आप हमारा यूट्यूब चैनल हरियाणा इंजीनियरिंग एग्जाम को सब्सक्राइब कर सकते हैं। उसके अलावा आप हमें एचडी इंजीनियरिंग मंत्रा यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप हमें टेलीग्राम के ऊपर AEJE सिविल क्लब हरियाणा या फिर हरियाणा पावर यूटिलिटीज HPU 2025 इस वाले टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। HPU 2025 की जो रिक्रूटमेंट है इसके रिगार्डिंग जो भी अपडेट है, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, वो सारी की सारी इस वाले टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर हम आपके साथ शेयर कर देंगे। आप इसके अंदर जो दूसरे स्टूडेंट है इस वाले एग्जाम के लिए अप्लाई कर रहे हैं उनके साथ भी इस वाले टेलीग्राम ग्रुप के अंदर बातचीत कर सकते हैं। तो चलिए अब हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसके अप्लाई करने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना है, गूगल के ऊपर ये लिख लेना हरियाणा पावर यूटिलिटीज अप्लाई ऑनलाइन। फिर किसी भी पावर यूटिलिटीज की जो वेबसाइट आपकी ओपन हो जाएगी, फिर वो कोई भी पावर यूटिलिटी हो, HVPNL की हो, UHBVN की हो, DHBVN की हो, HPGCL की हो, किसी भी पावर यूटिलिटीज की आप वेबसाइट के ऊपर जाएंगे तो आपको ये वाला नोटिफिकेशन वहां पे मिल जाएगा भाई, जो पूरी की पूरी एडवर्टीजमेंट है हरियाणा पावर यूटिलिटीज आपको मिल जाएगी। साथ में अप्लाई ऑनलाइन का लिंक भी दे रखा होगा, आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। जो इसको अप्लाई करने का ये डायरेक्ट लिंक है hrpower.co.in स्टैटिक पेज होम पेज .aspl, ये मैं आपको टेलीग्राम के ऊपर प्रोवाइड कर दूंगा और इस वीडियो के अंदर भी जो डिस्क्रिप्शन है उसके अंदर मैं डालने की इसको कोशिश करूंगा। जैसे ही आप इस वाले पेज को ओपन करेंगे कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपका ओपन हो जाएगा। आप किसी भी पावर यूटिलिटीज की वेबसाइट से अप्लाई कर रहे हो, सेम ये वाला इंटरफेस आएगा। इसके अंदर सबसे पहले आपको रजिस्टर करना पड़ेगा। अगर आप पहली बार अप्लाई करने लग रहे हैं तो हम क्या करेंगे, रजिस्टर के ऊपर क्लिक करेंगे। उसके बाद आप इस वाले पेज पे देखिए कंटिन्यू टू रजिस्ट्रेशन, आपको इस तरीके से लिखा हुआ मिलेगा। आपको इस पे क्लिक करना है, कंटिन्यू टू रजिस्ट्रेशन। आप इसको फोन से भी फिल कर सकते हो, लैपटॉप से भी कैसे भी फिल कर सकते हो, बाकी ज्यादा बढ़िया यही रहेगा अगर आप इसको लैपटॉप से फिल करने लग रहे हो। तो ये पूरी की पूरी डिक्लेरेशन वगैरह भाई इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, आप इसको पढ़ना चाहो तो पढ़ भी सकते हो, बाकी तो यही चीजें लिखी हुई है भाई। मैं इसके लिए अप्लाई करता हूँ, सारी इन्फॉर्मेशन मैं सही प्रोवाइड करूंगा, ये सारी चीज़ें। और फिर हम क्या करेंगे, प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। प्रोसीड पे क्लिक करने के बाद आपको इसके अंदर अपनी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन या जो पर्सनल डिटेल वगैरह भी सबमिट करनी है। उसके अलावा दोस्तों किस वाले पोस्ट के लिए कितनी कट ऑफ वगैरह जा सकती है, तो उसके लिए मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखी है, हरियाणा पावर यूटिलिटीज रिक्रूटमेंट 2025। आप इस वाली वीडियो को देख सकते हो। सिविल इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल पिछले साल कितनी कट ऑफ गई थी और इस साल कितनी जा सकती है, इसके अंदर हमने पहले से डिस्कस कर रखी है। तो चलिए अब हम इसके अंदर अपनी पर्सनल डिटेल वगैरह भरते हैं, और जिसमें जैसे इसमें रेड कलर से ये स्टार कहीं पे भी बन रखा होगा तो उसका मतलब क्या, वो आपको भरना कंपलसरी। जैसे टाइटल के आगे क्या स्टार बना हुआ है तो वो तो चलो आप समझदार हो, आपको अपना टाइटल भैया मिस्टर हो मिसिज हो मेल फीमेल के हिसाब से भरना है। आपको अब यहाँ पे अपना फुल नेम लिखना, भैया आपका नेम क्या है, जेंडर सेलेक्ट करना है, आपको अपना मोबाइल नंबर यहाँ पे लिखना है, फिर अपना ईमेल आईडी यहाँ पे लिखनी है, और फिर आपको एक पासवर्ड बनाना पड़ेगा। पासवर्ड कम से कम 8 अक्षरों का होना चाहिए, वो आप अपने हिसाब से बना लेना। फिर एक सिक्योरिटी क्वेश्चन, कल को भैया आप अपना पासवर्ड वगैरह भूल जाते हो तो एक आप क्वेश्चन बना सकते हो। तो ये सबसे पहले वाला क्वेश्चन सबसे आसान, आप इसी को बना सकते हो, भाई आप कौन से शहर के अंदर आपका जन्म हुआ था। यहाँ पे आप उसको 2 बार आंसर करना है और यहाँ पे क्या करना है, आपको रजिस्टर करना है। ये वाली चीजें मैं सारी की सारी इसमें फिल कर लेता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ भाई रजिस्टर करें के ऊपर क्लिक करने पे क्या शो करता है। जैसे ही दोस्तों मैंने वहाँ पे रजिस्टर पे क्लिक किया, उसके बाद क्या हुआ, मेरे मोबाइल फोन पे OTP आई है, और यहाँ इसने बोझ रखा है कि भैया आपके फोन पे OTP आई होगी और मेल पे OTP आई होगी, तो 2 OTP आई है। वो मैं यहाँ पे OTP लिख देता हूँ क्या, और फिर हम आगे क्या करेंगे, वेरीफाई OTP पे क्लिक करेंगे। जैसे ही दोस्तों मैंने वेरीफाई OTP पे क्लिक किया, कुछ इस तरीके का पेज हमारा ओपन हो जाता है। जैसे ही दोस्तों मैंने वेरीफाई OTP पे क्लिक किया, कुछ इस तरीके का पेज हमारा ओपन हो जाता है। इसके अंदर हमारा एप्लीकेशन फॉर्म नंबर दे रखा है भाई, एक यूनिक इन्होंने क्रिएट कर दिया 2025 00718। तो अभी तो भाई एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने स्टार्ट ही हुए हैं, अभी से 718 बच्चे इसके अंदर अप्लाई कर चुके हैं, और बाकी सारी चीजें इसके अंदर दे रखी हैं भाई, लॉगिन आईडी पासवर्ड क्या है, और आप इसको क्या कर सकते हो, प्रिंट कर सकते हो, प्रिंट माई लॉगिन अपने फ्यूचर रेफरेंस के लिए। और यहाँ हमें क्या करना, क्लिक टू लॉगिन, तो हमें दोबारा लॉगिन करना पड़ेगा क्योंकि हमने आईडी बना ली, पासवर्ड बना लिया। अब यहाँ हम क्या करेंगे, लॉगिन करेंगे। तो वहाँ पे दोस्तों मैंने लॉगिन कर लिया, अपनी लॉगिन आईडी डाली और पासवर्ड डाला। तो वहाँ लॉगिन करने के बाद कुछ इस तरीके से पेज हमारा ओपन हो जाता है। जैसे आप यहाँ ऊपर देख सकते हैं, वेलकम अर्षदैया, लॉगिन आईडी ये मेरी आ गई 2025 जो भी 718 करके है। फिर अब इसके अंदर हमें क्या करनी है, अपनी पूरी की पूरी प्रोफाइल को कंप्लीट करना है। जैसे यहाँ पे इनकम्प्लीट शो करने लग रही है,
तो हम एक एक करके सारी की सारी चीज़ों को कंप्लीट करेंगे। भाई पर्सनल इन्फॉर्मेशन इस पर क्लिक करेंगे, कॉन्टैक्ट की डिटेल डालनी है, रिजर्वेशन, क्वालिफिकेशन, फोटो और साइन, एक्सपीरियंस और अपने को डॉक्यूमेंट इसके अंदर अपलोड करने पड़ेंगे। तो ये सारे के सारे स्टेप अपने को पूरे करने पड़ेंगे, तब जाके हमारी प्रोफाइल बनेगी और उसके बाद फिर अप्लाई नाउ के लिए पेज ओपन होगा। इस वीडियो के अंदर मैं चैप्टर बना दूंगा, फिर आपको जिस भी स्टेप के अंदर डाउट, आप केवल उस वाले स्टेप को भी देख सकते हैं, सारी चीज़ें आपको उससे क्लियर हो जाएंगी। तो सबसे पहले हम पर्सनल इन्फॉर्मेशन के ऊपर क्लिक करते हैं। जैसे ही इसके अंदर मैंने क्लिक किया, जो चीज़ें मैं पहले से फिल कर चुका हूँ, वही बेसिक डिटेल जब मैंने डाली थी तो वो इसके अंदर आ ही रही हैं। जैसे मैंने अपना फ़ोन नंबर, वो नेम डाल दिया था और फ़ोन नंबर वगैरह अपना मैंने डाल दिया था, तो वे वाली चीज़ें अब नहीं डालनी है। अब अपने को क्या करना है, जो डिटेल हमने नहीं दी, जैसे कि फादर का नेम क्या है, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ क्या है, आपकी शादी हो चुकी है या नहीं हो चुकी, आप इंडिया के हो या बाहर के हो, आप शहरी क्षेत्र से बिलोंग करते हो या ग्रामीण क्षेत्र से, आप अपना आधार नंबर के साथ लॉगिन करना चाहते हो या एनरोलमेंट नंबर के हिसाब से। और नीचे इसके अंदर भैया आपको फ़ोन नंबर लिखना है विद एसटीडी कोड या अल्टरनेट नंबर। भैया एक नंबर तो आपने इसके अंदर प्रोवाइड कर ही दिया, एक आप इसके अंदर अपना अल्टरनेट या कोई दूसरा मोबाइल नंबर भी दे सकते हैं। फिर हम क्या करेंगे, सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक कर देंगे सारी की सारी डिटेल्स को फिल करने के बाद। मैं सारी डिटेल फिल कर लेता हूँ, तब आपको बता देता हूँ आगे क्या आता है। इसके अंदर दोस्तों आपको जहाँ पे ये आधार नंबर और एनरोलमेंट नंबर दे रखे हैं, यहाँ पे कन्फ्यूजन हो सकता है, तो आप यहाँ पे अपना आधार नंबर डाल के ही अप्लाई करने की कोशिश करना। तो ये सारी चीजें मैं फिल करता हूँ, तब दिखाता हूँ कैसे आता है। वहाँ पे दोस्तों सेव एंड प्रोसीड करने के बाद फिर आपको क्या प्रोवाइड करना है, एड्रेस फॉर कोरस्पोंडेंस। जहाँ पे आप पत्राचार कराना चाहते हो, जहाँ पे आप फिलहाल रहने लग रहे हो, तो वो वाला एड्रेस आपको यहाँ पे लिखना है। ये परमानेंट एड्रेस से आपका अलग हो सकता है। और ये सारी डिटेल इसमें फिल करने के बाद हम क्या करेंगे, सेव एंड प्रोसीड। ये मैं डिटेल भर लेता हूँ, फिर दिखाता हूँ क्या आता है। उसके बाद दोस्तों आपको इसके अंदर अपने रिजर्वेशन की डिटेल देनी है। पहले स्टेप में क्या आप हरियाणा के निवासी हो, तो अगर आप हो तो यस करोगे, नहीं तो आप नो करोगे। फिर आपको अपने पहचान पत्र का नंबर प्रोवाइड करना। भाई आपका परिवार पहचान पत्र की क्या आईडी है, क्या आपने हिंदी और संस्कृत पढ़ी हुई है। अच्छा, अब इसके अंदर दो चीजें लिखी हुई हैं, हैव यू पास इन हिंदी संस्कृत अप टू हायर एजुकेशन। तो हायर एजुकेशन भाई बीटेक के अंदर तो हमारी हिंदी थी नहीं, और ट्वेल्थ क्लास के अंदर भी भाई बहुत सारे बच्चों की नहीं होती। जैसे मैंने ट्वेल्थ क्लास में हिंदी मेरे पास नहीं थी। क्या आपने मैट्रिक क्लास में हिंदी करी है, तो भाई मैट्रिक यानी कि 10वीं क्लास में मेरे पास हिंदी थी, तो इसमें मैं यस करूंगा। क्या आप हरियाणा पावर यूटिलिटीज़ के लिए काम करते हैं। अगर आप हरियाणा पावर यूटिलिटीज़ के अंदर पहले से काम करते हो, भाई जेई के तौर पे, एलएम, एसए या किसी भी और पोस्ट के ऊपर आप काम करते हो, तो आप इसके अंदर यस सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप नहीं करते तो आप नो करेंगे। जैसे मैं काम नहीं करता तो मैं नो करूंगा। अगर आप हरियाणा पावर यूटिलिटीज़ के अंदर काम करते हैं तो आपको एक चीज़ का और ध्यान रखना, ऑनलाइन फॉर्म आपको भरना है, जैसे मैं आपको भर के दिखाऊंगा। उसके बाद क्या करना, प्रिंट लेके अपने डिपार्टमेंट के थ्रू इसको आगे फॉरवर्ड करवाना है। ठीक है, जो भी आपकी हायर अथॉरिटी है उनके थ्रू आप इसको आगे फॉरवर्ड करवाएंगे, अगर आप हरियाणा पावर यूटिलिटीज के अंदर काम करते हैं। फिर आपको अपनी कैटेगरी सेलेक्ट करनी है, भाई जनरल, एससी, बीसीए, बीसीबी, ईडब्ल्यूएस। मान लो अगर आप एससी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, तो आपको पता है हरियाणा के अंदर एससी कैटेगरी का वर्गीकरण हो चुका है। अब इसको डीएससी और ओएससी दो कैटेगरी के अंदर बांट दिया गया है। तो आपको इसके लिए भाई कैटेगरी अपनी सेलेक्ट करनी है, आपकी डीएससी है या ओएससी है। और बीसीए बीसीबी का तो आपको पता ही है, ईडब्ल्यूएस का भी आपको पता है। ठीक है, फिर अगर आपने ईडब्ल्यूएस सेलेक्ट करा तो अपनी जाति लिखनी है। भाई आपकी जाति क्या, आप जाट हो, ब्राह्मण हो, पंजाबी हो, क्षत्रिय हो, राजपूत हो, मतलब जो भी आपकी कास्ट है। ठीक है, तो एससी कैटेगरी वालों के लिए ये चीज़ ध्यान रखनी जरूरी थी, भाई डीएससी और ओएससी। और किस तारीख के बाद का सर्टिफिकेट होना चाहिए, 13/11/2024 के बाद का सर्टिफिकेट होना चाहिए एससी कैटेगरी वाले बच्चों का। और जो बीसीए और बीसीबी हैं उनका सर्टिफिकेट कब का होना चाहिए, प्रेजेंट फाइनेंशियल ईयर का, यानी कि 1 अप्रैल 2025 के बाद आपका सर्टिफिकेट बना हुआ होना चाहिए। और कैसे बनेगा सर्टिफिकेट, पिछले साल की इनकम के आधार पे आपका बीसीए का या भाई ईडब्ल्यूएस का आपका सर्टिफिकेट बनता है। तो लेटेस्ट सर्टिफिकेट आपका होना चाहिए भाई, इसमें डेट ऑफ इशू भी लिखी हुई है। तो अगर आपने अपना सर्टिफिकेट नया नहीं बनवाया तो आप अपना नया सर्टिफिकेट बनवा लीजिए। बाकी हमें तो जनरल से अप्लाई करना है, मैं जनरल कैटेगरी से बिलोंग करता हूँ, तो हम इसमें अपनी जनरल कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे। यहाँ आपको अपनी जाति लिखनी है और यहाँ आपको अपना धर्म सेलेक्ट करना, भाई हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, सिख, जैन, पारसी, बुद्धिज्म या अदर जो भी आपका रिलीजन है, जो भी आपकी कास्ट है, वो आप इसके अंदर यहाँ पे फिल करेंगे। फिर आ जाती है रिजर्वेशन। भाई एक्स्ट्रा जो रिजर्वेशन है, जिसको भाई ओरिजोनटल रिजर्वेशन भी कह देते हैं, भाई डिसेबल्ड, एक्स सर्विसमैन हो, एक्स सर्विसमैन हो, फिजिकली हैंडीकैप हो, क्या हो, तो अगर आप इसमें से किसी के लिए अप्लाई करते हो तो आपको ये सिलेक्ट करना, वरना इसको सिलेक्ट करने की आपको ज़रूरत नहीं है। फिर मैंने भाई इसको सिलेक्ट करना है, मैंने सारी चीज़ें अच्छे से पढ़ ली हैं। और इसको हम क्या करेंगे, सेव एंड प्रोसीड करेंगे। अगले स्टेप के अंदर फिर आपको अपनी एजुकेशन क्वालिफिकेशन की डिटेल फिल करनी है। भाई अपनी 10th क्लास की डिटेल भरनी है, 12th की भरनी है। अगर आपने डिप्लोमा किया तो आप डिप्लोमा की डिटेल भर सकते हो।
अगर आपने मतलब किसी ने अगर 12वीं करी होगी, किसी ने डिप्लोमा करा होगा, तो 12th क्लास वाले बच्चे 12th भर देना, और अगर किसी ने डिप्लोमा करा हुआ तो अपनी डिप्लोमा की डिटेल इसके अंदर फिल कर देना। किसी ने दोनों चीज़ करी है तो भाई वो दोनों की डिटेल इसके अंदर फिल कर सकता है। फिर ग्रेजुएशन, भैया आपकी बीटेक की डिटेल होनी चाहिए। फिर पोस्ट ग्रेजुएशन यानी कि आपकी एमटेक की डिटेल, एक एक करके आप इन सारी चीज़ों को भर लेना। कैसे फिल करना भाई, 10th क्लास के लिए मैंडेटरी, तो हम ऐड के ऊपर क्लिक करेंगे, कुछ इस तरीके से आपका पेज ओपन हो जाएगा। भाई इंडिया से बिलोंग करते हैं, हरियाणा से हमने करी है एजुकेशन, भाई 10th क्लास हमने सेलेक्ट करा है। और इसके अंदर डिसिप्लिन क्या, भाई जनरल से हमने करा है। जनरल यानी कि जो नॉर्मल 10वीं सभी करते हैं वही वाली, 99.99% बच्चों को इसमें जनरल ही सिलेक्ट करना है। और सर्टिफाइंग बॉडी कौन सी, भाई हरियाणा बोर्ड से करी है, सीबीएसई से करी है, हरियाणा बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, आईसीएसई या अदर। तो भाई जो भी आपका बोर्ड हो वो आप सेलेक्ट कर सकते हो। जैसे मैंने हरियाणा बोर्ड से करी है तो उसको मैं सेलेक्ट करूंगा। फिर आपको स्कूल कॉलेज का नाम सेलेक्ट करना है, कौन से माध्यम से करी है आपने, हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, संस्कृत या अदर। तो जो भी आपका मीडियम हो वो आप इसके अंदर सेलेक्ट कर सकते हो। अब इसमें भी कई बच्चों को कन्फ्यूजन होगा, जैसे मैं अपनी बताऊं, मेरे कई सारे सब्जेक्ट हिंदी में थे और कई सारे सब्जेक्ट मेरे इंग्लिश के अंदर थे। साइंस हो गई, मैथ हो गई, ये तो मेरे पास इंग्लिश के अंदर थी। लेकिन जो फिजिकल एजुकेशन थी और एसएसटी थी यानी कि इतिहास वगैरह, वो मेरे पास हिंदी के अंदर थी। ठीक है, तो नॉर्मली जो भी आपकी बुद्धि और विवेक है उसके हिसाब से आप हिंदी इंग्लिश सेलेक्ट कर सकते हो। बाकी मैथ और साइंस मेरी इंग्लिश के अंदर थी, तो इस वजह से मैं इसको इंग्लिश ही सिलेक्ट करने लग रहा हूँ। फिर 10th क्लास का रोल नंबर, भैया आपको ग्रेड के अंदर नंबर मिलते थे या मार्क के अंदर। भाई नंबर तो हो गए, भैया आपके 500 में से 400 नंबर हैं, 300 नंबर हैं, कितने नंबर हैं, ग्रेडिंग हो गई सीजीपीए वाला। तो नंबर वालों को तो कोई कन्फ्यूजन रहता ही नहीं, सीजीपीए वालों को कन्फ्यूजन रहता है, और वो इसने दूर कर ही रखा भाई मैक्सिमम सीजीपी आपकी कितनी सीजीपीए आई है। फिर आप इसके अंदर डिवीजन सेलेक्ट कर सकते हो, भैया आप जस्ट पास हुए हो, फर्स्ट डिवीजन से, सेकंड डिवीजन से या डिस्टिंक्शन से है। तो अगर किसी के 60% से ज़्यादा नंबर है तो वो हमारी कौन सी क्लास हो गई, फर्स्ट क्लास हो गई, मार्क्स ऑब्टेन इन फर्स्ट क्लास। और अगर आपके 70% से ज़्यादा नंबर है तो आप क्या सिलेक्ट करोगे, डिस्टिंक्शन सिलेक्ट करोगे। बाकी ये ज़्यादा इतना मतलब वो नहीं है, आप फर्स्ट या डिस्टिंक्शन में से कोई सा भी सिलेक्ट कर सकते हो। 70 से ज़्यादा वाला डिस्टिंक्शन और 60 से ज़्यादा वाला फर्स्ट को सिलेक्ट करेगा। और उसके अलावा सीजीपीए ऑप्टेन, भाई मान लो किसी की 8 सीजीपीए है तो उसने 8 लिख दिया। अब इसके अंदर मैं सारे के सारे डिटेल भर लेता हूँ, फिर आपको दिखाऊंगा भाई सेव करने पे आगे कैसा ऑप्शन आता है। बाकी तो इसी तरीके से आपको अपनी बीटेक की डिटेल, 12th की डिटेल और वो सारी के सारे डिटेल इसके अंदर सेलेक्ट करनी है। वो सारे स्टेप मैं कर लेता हूँ, भाई उससे वीडियो लंबी हो जाएगी अगर मैं सारा का सारा आपको दिखाऊंगा। तो फिर अगला स्टेप दिखाता हूँ कैसे आता है। जब आप अपने डिटेल्स को इसके अंदर ऐड कर दोगे ना, तो इस तरीके से आपका पूरा का पूरा लिखे आ जाएगा, जैसे भाई जनरल, हरियाणा बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन, डेट ऑफ पासिंग और बाकी सारी चीज़ें आपकी आ जाएंगी। ऐसे ही आपको 12th और बाकी सभी डिटेल इसके अंदर फिल कर लेनी है। अब कई स्टूडेंट को इसके अंदर इस चीज़ में कन्फ्यूजन होता है, भाई कौन कौन सी ग्रेजुएशन इसके अंदर हम फिल कर सकते हैं। तो टोटल आप मैकेनिकल वाले हो तो मैकेनिकल की पोस्ट के लिए, सिविल वाले हो तो सिविल की पोस्ट के लिए, और इलेक्ट्रिकल के अंदर या तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग आपने कर रखी हो या फिर इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग कर रखी हो तो ही आप एलिजिबल हो। अगर आपने इलेक्ट्रिकल एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग कर रखी है तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं हो। तो उसी हिसाब से आप अपनी जो भी आपकी ब्रांच है तो वो आपको सेलेक्ट करनी है। इसके अंदर दोस्तों ग्रेड कन्वर्जन मार्क्स के ऊपर आपको कन्फ्यूजन हो सकता है। तो ये ग्रेड कन्वर्जन मार्क्स क्या है, भाई जो आपकी सीजीपी है ना, अगर आपको मार्क्स के अंदर कन्वर्ट करनी है तो उसको आपको मल्टीप्लाई करना पड़ता है भाई 9 से, 9.5 से, या जो भी आपका फैक्टर होता है। जैसे ये मेरा ग्रेड सर्टिफिकेट है बीटेक का, इसके अंदर देखिए परसेंटेज ऑफ मार्क्स ऑब्टेन बाय स्टूडेंट शैल बी कैलकुलेटेड एट सीजीपीए मल्टीप्लाइड बाय 9। तो ग्रेड को अगर मार्क्स में कन्वर्ट करना है तो कन्वर्जन का फैक्टर क्या हमारा 9 है। तो आप इसको इस तरीके से फिल कर सकते हैं। तो इसको मैं फिल करके सेव कर देता हूँ। उसको हमने सेव एंड प्रोसीड कर दिया। ग्रेड कन्वर्जन सर्टिफिकेट आपको समझ में आ गया होगा क्या चीज़ होती है। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, अपनी फोटो और सिग्नेचर अपलोड करनी है। लेटेस्ट आपकी फोटो होनी चाहिए, ये आप डायमेंशन देख सकते हो भाई 3.5 इंटू 4.5 सेंटीमीटर की आपकी फोटो होनी चाहिए। और जो आपकी फोटोग्राफ है, आपकी फोटोग्राफ के ऊपर क्या होना चाहिए, कैंडिडेट का नेम होना चाहिए और किस वाले तारीख को फोटोग्राफ ली गई है वो सारी चीज़ें उसके अंदर प्रिंट होनी चाहिए। आप बहुत सारे फॉर्म पहले भी भरते हो भाई, डीडीए वगैरह का शायद जो फॉर्म होता है या एसएससी के फॉर्म में भी ऐसे आपको लिखना पड़ता है। जो आपकी फ़ोटो हो गई, जैसे ये आपकी फ़ोटो, और नीचे इसके अंदर क्या लिखा हुआ रहेगा, आपका नेम लिखा हुआ होगा और डेट लिखी होगी, आपने किस तारीख को फोटो खींची है। और फोटो आपको कोशिश करनी है बिना चश्मे के आपको फोटो खींचनी है, प्लेन बैकग्राउंड और पीछे, या किसी भी एडिटिंग ऐप के थ्रू आपका बैकग्राउंड है तो बैकग्राउंड रिमूव करके आप उसको प्लेन वाइट कर सकते हो। और नीचे उसके अंदर अपना नाम और डेट लिखनी है आपको, किस तारीख को वाली फोटो आपने खींची है। लेटेस्ट आपकी फोटो होनी चाहिए और कोशिश करना जिस दिन आप
इसको फोटो अपलोड करने लग रहे हो उसी तारीख को डेट लिख देना। वैसे इसने लिखा हुआ भाई अगर आपके चश्मे के साथ आपकी फ़ोटो है तो वो अलाउड है, लेकिन आपको कोशिश यही करनी है कि आप बिना चश्मे के अपनी फ़ोटो को अपलोड करो। और मैक्सिमम फ़ोटो का साइज़ है 100 KB और मैक्सिमम साइन का साइज़ है 50 KB। तो यहाँ आपको दोनों चीज़ें अपलोड कर लेनी है। और यहाँ पे भी आप रीसाइज कर सकते हो, यहाँ पे जैसे ये दिया हुआ ना आपको अपनी फ़ोटो अपलोड करके यहाँ से भी आप उसको रीसाइज कर सकते हो ताकि इसके अंदर फिट हो जाए। और इसी तरीके से साइन भी आप अपने रीसाइज कर सकते हो। और फिर आपको क्या करना है, सेव एंड प्रोसीड। अगले स्टेप के अंदर अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस है तो आप इसके अंदर यहाँ पे एक्सपीरियंस ऐड कर सकते हो। ऐड न्यू एक्सपीरियंस के अंदर भाई कौन सी संस्था के अंदर आपने काम किया है, किस वाले पोस्ट पे काम किया है, क्या आप एज रिलैक्सेशन के लिए क्लेम करने लग रहे हो, किस प्रकार का वो ऑर्गेनाइजेशन है और किस तारीख से लेकर किस तारीख के दौरान आपने काम किया है। अगर आप प्रेजेंट में भी काम करने लग रहे हो तो टिल टुडे करके आप इसके अंदर सेलेक्ट कर सकते हो। फिर हम इसको सेव एंड प्रोसीड करेंगे। फिर उसके बाद आपको अपने डॉक्यूमेंट यहाँ पे अपलोड करने हैं। ठीक है, डॉक्यूमेंट कौन कौन से अपलोड करने हैं, भैया आपका गेट का स्कोर कार्ड। अब जैसे मैंने हरियाणा सेलेक्ट करा था तो मेरे को परिवार पहचान पत्र अपलोड करना पड़ेगा। हरियाणा का डोमिसाइल सर्टिफिकेट अपलोड करना है। अगर आपके पास परिवार पहचान पत्र नहीं है या हरियाणा का डोमिसाइल सर्टिफिकेट नहीं है और आप हरियाणा के ही निवासी हो तो आप जो पहला स्टेप था ना कि आप हरियाणा के निवासी हो, वहाँ पे नो करके आप सिलेक्ट कर सकते हो। इंटरव्यू वगैरह तो इसमें होना नहीं, सीधा नंबर के हिसाब से सिलेक्शन। अगर आप जनरल कैटेगरी के बंदे हो तो आपको पीपीपी और डोमिसाइल नहीं बना हुआ तो आप आउटसाइड हरियाणा का भी सिलेक्ट करके इसके अंदर प्रोसीड कर सकते हो, क्योंकि आपको बेनिफिट तो कुछ मिलना नहीं किसी भी प्रकार का, तो आपके लिए उस चीज़ की कोई दिक्कत वाली चीज़ है नहीं। फिर आपको अपनी 10th क्लास का सर्टिफिकेट अपलोड करना है, 12th क्लास का वही सर्टिफिकेट अपलोड करना है। जैसे मैंने 10th क्लास जनरल सेलेक्ट किया था और 12th क्लास मैंने पीसीएम, भाई मेरे पास फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ थी और बीटेक भाई सिविल इंजीनियरिंग से करी हुई है, तो मैं सारी की सारी चीज़ें यहाँ पे अपलोड करूँगा। अब बीटेक के अंदर बच्चों को ये वाला डाउट रहता है कि भाई सर मेरा तो रिजल्ट नहीं आया है। अगर आपका रिजल्ट नहीं आया फॉर्म फिल करने की आखिरी डेट से पहले तो आप इस फॉर्म को भर ही नहीं सकते। अगर आपका रिजल्ट आ चुका है तो आपको अपने रिजल्ट की पीडीएफ यहाँ पे अपलोड करनी है जिसके अंदर आपका नाम लिखा हुआ हो कि इस कैंडिडेट का ये नाम है। अगर आपका रिजल्ट आ चुका है, प्रोविजनल सर्टिफिकेट मिल चुका है तो प्रोविजनल सर्टिफिकेट अपलोड कर देना, ग्रेड सर्टिफिकेट मिल चुका है तो ग्रेड सर्टिफिकेट अपलोड कर देना। और अगर आपके पास फाइनल डिग्री है तो आपकी मर्जी है, आप फाइनल डिग्री को भी अपलोड कर सकते हो, ग्रेड सर्टिफिकेट को भी अपलोड कर सकते हो। मैं क्या करता हूँ, मैं तो जो अपना ग्रेड सर्टिफिकेट होता है उसी को अपलोड करता हूँ, क्योंकि उसके अंदर 8वें सेमेस्टर के नंबर लिखे हुए होते हैं और सीजीपी वगैरह जो भी होती है वो लिखी हुई होती है। तो वो आपकी मर्जी है आप क्या करना चाहते हो। बाकी ग्रेड सर्टिफिकेट अपलोड करना बेस्ट तरीका है। आप तीनों चीज़ों की भाई 10th 12th की मार्कशीट और बीटेक की अपनी ग्रेड सर्टिफिकेट को अपलोड इसमें कर सकते हो। और बाकी तो आपके पास ऑप्शन, आप कुछ भी अपलोड कर दो भैया। प्रोविजनल डिग्री भी कर सकते हो, ग्रेड सर्टिफिकेट भी कर सकते हो, रिजल्ट की पीडीएफ भी कर सकते हो, या फाइनल जो आपकी डिग्री है वो भी कर सकते हो। जो भी चीज़ आपके पास अवेलेबल है उस हिसाब से फिर आपको डिक्लेरेशन पे क्लिक करना और प्रोसीड करना। ये सारे डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करने हैं। और किस प्रकार का फाइल साइज होना चाहिए, अच्छा फाइल साइज तो मैंने अभी देखा है इसके अंदर जेपीजी, जेपीईजी, पीएनजी या बीएमपी। नॉर्मली हम जो भी अपलोड करते हैं क्या करते हैं, पीडीएफ अपलोड करते हैं। इसमें मैं पीडीएफ देख लेता हूँ पीडीएफ का ऑप्शन आने लग रहा है कि नहीं आने लग रहा। अब जैसे इसके अंदर मैंने पीडीएफ फाइल अपलोड करने की कोशिश करी ना तो इसमें ऐसे लिखा आ गया अलाउड फाइल आर जेपीजी, जेपीईजी, पीएनजी या बीएमपी। तो भैया आप पीडीएफ इसके अंदर अपलोड नहीं कर सकते, 150 KB से कम साइज़ की आपको फ़ोटो इसके अंदर अपलोड करनी है। तो मेहनत तो लगेगी, खैर आपकी सारे के सारे डॉक्यूमेंट, लेकिन अब आपको क्या करने पड़ेंगे, फ़ोटो के उसके अंदर फॉर्मेट के अंदर खींचने हैं और अपने कंप्यूटर में डालना उनको और जेपीजी या जेपीईजी फॉर्मेट या पीएनजी या बीएमपी फॉर्मेट के अंदर अपलोड करने। तो सारी चीज़ें मैं कर लेता हूँ फिर दिखाता हूँ किस तरीके से आता है। अब इसके अंदर क्या हुआ, मैंने स्क्रीनशॉट लिया और जब देखा उसका साइज़ आ गया 450 KB के आसपास। अब मेरे को क्या करना पड़ेगा, जैसे इसमें लिखा हुआ है मिनिमम साइज वो मैक्सिमम साइज क्या आपका 150 KB, तो हम ऑनलाइन सर्च कर लेंगे रिड्यूस फोटो साइज। अब इसके अंदर इतनी सारी वेबसाइट चलने लग रही हैं जो फोटो के साइज को कम कर देती हैं केबी के अंदर या पिक्सल के अंदर। अब हमें ये नहीं पता वो वाली वेबसाइट असली है वो वाली वेबसाइट फर्जी है, उसमें वायरस है, या जो हम उसके अंदर फोटो या अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करने लग रहे हैं वो हमारा किस वाले पर्पज के लिए यूज होने लग रहा है। तो ऑनलाइन वेबसाइट के ऊपर जो आप अपने फोटो अपलोड करते हो, डॉक्यूमेंट अपलोड करते हो, वो बहुत ज़्यादा रिस्की मामला होता है। लेकिन हमें मजबूरी के अंदर ये चीज़ें करनी पड़ती हैं। और वो मजबूरी हमारे लिए कौन क्रिएट करता है, जैसे हरियाणा पावर यूटिलिटीज़ के अंदर यहाँ मेरे लिए मजबूरी क्रिएट कर दी। एसएससी बहुत बार ऐसे कर लेता है, एचपीएससी ऐसे बहुत बार कर लेता है। तो ज़्यादातर जो ये काम होते हैं ना कि भाई मैक्सिमम साइज 150 KB 200 KB, ये नॉर्मली सरकारी वेबसाइट ही ऐसे काम करती हैं। प्राइवेट वाले को मतलब नहीं होता है। आप 1.5 MB की फ़ोटो अपलोड कर रहे हो, 2 MB की फ़ोटो अपलोड करने लग रहे हो, उनके सर्वर एक नंबर के होते हैं। इनका सर्वर इस 150 KB की अगर आपने ज़्यादा की इसमें अपलोड कर दी
तो इनके सर्वर के लिए दिक्कत हो जाती है। और अगर कोई मेरी इस बात को सुनने लग रहा है भाई, जो गवर्नमेंट के अंदर है या जो भी इस चीज़ के लिए कंसर्न पर्सन है, कोई बात पहुंचा सकता है, तो उसको मेरा यही कहना है, आप हमारा जो डॉक्यूमेंट है, इतने इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होते हैं हमारे, क्या गवर्नमेंट के भी डॉक्यूमेंट होते हैं। आप देखोगे आई लव पीडीएफ जैसी वेबसाइट हो गई, स्मॉल पीडीएफ हो गई, या फोटो रिड्यूस करने वाली ये वाली वेबसाइट हो गई, तो देश का जो डाटा होता है, देश के जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होते हैं, इस तरीके की वेबसाइट के ऊपर जाके बहुत बड़ा सिक्योरिटी कंसर्न है ये। तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। जो भी आप अपनी वेबसाइट वगैरह बनाते हो, इस तरीके से आपके सर्वर होने चाहिए, या जो भी आपका डाटाबेस है, कि भाई आप कितने भी साइज की फोटो या वीडियो अपलोड करो, आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ पे हमें उसका फॉर्मेट बदलना है, साइज कम करना है, तो पता नहीं कहाँ कहाँ वो अमेरिका के सर्वर में जाएगा, चाइना के सर्वर में जाएगा, कहाँ पे डाटा जाएगा, कोई भरोसा नहीं। तो गवर्नमेंट्स को इस चीज़ के ऊपर ध्यान देना चाहिए कि भैया अगर वो कोई डॉक्यूमेंट अपलोड करवाना चाह रहे हैं, तो एक जो नॉर्मल साइज उनको पता होना चाहिए। भाई स्क्रीनशॉट होते हैं, आज के दिन 5G का ज़माना, फ़ोन की मेमोरी 200-250 MB होती है, एक नंबर की फ़ोटो जो भी आपका कंप्यूटर है या फ़ोन है वो क्लिक करता है, तो उसका साइज़ 2-3 MB तो आज के दिन नॉर्मल है। और ये 150 KB वाले ज़माने के अंदर चीड़ने लग रही है। तो मेरे को तो ये वाला सिस्टम पसंद आता नहीं है। तो अपनी राय देनी थी, वो मैंने दे दी। खैर, आप 150 KB से कम का साइज इसके अंदर करके, और फोटो वाले फॉर्मेट में जो इन्होंने लिखा हुआ JPG, JPEG, PNG और BMG, एक और इनका फॉर्मेट था, उसके अंदर आपको यहाँ पे अपलोड करना है। वे सारी चीज़ें मैं कर लेता हूँ, फिर दिखा देता हूँ अगले स्टेप में किस तरीके से आता है। तो सारे के सारे डॉक्यूमेंट वहाँ पे मैंने अपलोड कर दिए। मैंने इस वाली वेबसाइट की मदद ली, PI7 इमेज टूल की। आप किसी की भी मदद ले सकते हैं भाई, क्या पता ये चाइनीज है, सिंगापुर की वेबसाइट है, हांगकॉन्ग की, और जो मैंने इसमें डॉक्यूमेंट अपलोड करी है किस वाले पर्पज के लिए यूज होंगे मुझे कुछ नहीं पता, लेकिन खैर मैंने इसके अंदर ये चीज़ें अपलोड कर दी हैं। उसके बाद क्या हो गया, हमारी प्रोफाइल आप देखिए, प्रोफाइल कंप्लीटेड, यू हैव अप्लाइड 0 पोस्ट, फीस पेड 0 पोस्ट एंड अच्छा फीस नोट पेड 0, फीस पेड फॉर 0, फीस वेवर्ड 0 पोस्ट। अब आपको क्या करना है अगले स्टेप के अंदर, आपको नीचे देखिए व्यू प्रोफाइल करके एक ऑप्शन दिखने लग रहा होगा। व्यू प्रोफाइल का आपको ऑप्शन दिखा, आपको व्यू प्रोफाइल पे क्लिक करना, और जो जो डिटेल आपने अब तक भरी है वे सारी की सारी एक पेज के अंदर ओपन हो जाएंगी। आपको उन्हें क्या कर लेना है, वेरीफाई कर लेना है। उसके बाद इसके अंदर आपको डिक्लेरेशन प्रिंट करनी है। तो जैसे मैंने व्यू प्रोफाइल के ऊपर क्लिक किया, तो देखिए ऐसे लिखा आ गया पॉपअप ब्लॉक्ड। तो ऊपर आप इसमें क्या कर सकते हो, अलाउड पॉपअप एंड रीडायरेक्ट फ्रॉम दी hrpower.co, आप इसको ओके कर लेना, तो आपको शो कर जाएगा। अगर आपको ये लगे भाई मेरा तो शो ही नहीं हुआ, तो इस वजह से वो शो नहीं हो सकता, तो इसको हम डन कर लेंगे, तो आपको दिख जाएगा। हो सकता है किसी के ब्राउजर में ये ऑप्शन आ रखा हो, तो सिक्योरिटी फीचर होता है, बहुत सारे ब्राउजर इसको ब्लॉक करके रखते हैं। तो जैसे मैंने व्यू प्रोफाइल पे क्लिक करा, तो इस तरीके से PDF सी ओपन हो जाती है, आप इसको देख सकते हो। अभी इसको हम कैंसिल कर देते हैं। उसके बाद हमें अगले स्टेप के अंदर क्या करना है, ये डिक्लेरेशन प्रिंट करनी है। तो इस पे हम क्लिक करेंगे, प्रिंट डिक्लेरेशन। तो कुछ इस तरीके से आपका पेज ओपन हो जाता है। जब आपने प्रिंट डिक्लेरेशन के ऊपर क्लिक किया, आपका इस तरीके से पेज ओपन हो जाएगा। इसके अंदर क्या लिखा हुआ वो मैं आपको बता देता हूँ। आई हैव रीड ऑल द इंस्ट्रक्शन, भाई मैंने सारी चीज़ों को अच्छे से पढ़ लिया, और जो भी मैंने इन्फॉर्मेशन वगैरह प्रोवाइड करी वो सारी की सारी ठीक है, और कुछ भी मैं गलत इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करने लग रहा। आपको यहाँ पे अपने साइन करने हैं, और इस चीज़ को क्या कर देना, अपलोड कर देना है। ये जैसे रजिस्ट्रेशन नंबर हो गया, और ये सारी की सारी इसमें डिटेल हो गई। तो उसको हम क्या करेंगे, प्रिंट डिक्लेरेशन किया, अगले स्टेप में हम करेंगे अपलोड द डिक्लेरेशन डॉक्यूमेंट। तो ये डिक्लेरेशन डॉक्यूमेंट आप इसको ऑनलाइन भी साइन कर सकते हो। ऑनलाइन साइन करने के लिए मैंने आपको पहले भी बता रखा है भाई, स्मॉल PDF करके है, उसके अंदर आसानी से साइन हो जाते हैं। आई लव PDF वाला नहीं कर पाता, ये स्मॉल PDF वाला ऐसे हो जाता है। वेबसाइट मेरी कोई सी भी नहीं है, आप ये सोचो भाई मैं प्रमोशन कर रहा हूँ इनकी, मैं दोनों में से किसी को भी सपोर्ट नहीं करता हूँ। हमें नहीं पता इनके सर्वर कहाँ पे और ये किस तरीके से काम करती हैं। अब यहाँ हम क्या करेंगे, अपलोड दी डिक्लेरेशन डॉक्यूमेंट। कुछ इस तरीके से आपका पेज ओपन हो जाता है। अब इसके अंदर देखिए PDF का इन्होंने ऑप्शन दे दिया, लेकिन मैक्सिमम साइज आपका कितना 500 KB तक का आप मैक्सिमम साइज इसके अंदर अपलोड कर सकते हैं। तो यहाँ मैं अपने डिक्लेरेशन को अपलोड कर देता हूँ, और यहाँ पे अपलोड करने के बाद आप देखिए क्या ऑप्शन आने लग रहा है, द फाइल हैज बीन अपलोडेड, ऊपर आ गया येलो कलर की पट्टी के अंदर, और नीचे है अप्लाई टू दी पोस्ट। अब यहाँ पे जो जो पोस्ट के लिए अप्लाई करना उस पूरा का पूरा वो पोर्टल ओपन हो जाएगा। तो इस पर मैं क्लिक करके दिखा देता हूँ आपको कैसे आता है। इसके अंदर देखिए क्या लिखा हुआ है, इस भाग में अभ्यर्थी जिस पद के लिए अर्हत है उस पद की सूची प्रसारित की जाएगी। अभ्यर्थी नीचे दिखाए गए पद में से किसी भी पद का चुनाव कर सकते हैं। अब देखिए मैंने क्या भरा है, मैंने सिविल इंजीनियरिंग भरा है, तो क्या मैं इसके लिए अप्लाई कर सकता हूँ? तो मैं इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकता। और आपको एलिजिबिलिटी भी आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। भाई इलेक्ट्रिकल के लिए एलिजिबिलिटी क्या, आपके पास इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग
या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग की आपके पास डिग्री होनी चाहिए और मिनिमम मार्क्स आपके कितने 60% है जनरल के लिए और 55% आपके एससी कैटेगरी के लिए। और अगर आपके बीटेक के अंदर इतने नंबर नहीं है तो हो सकता है आपने एमटेक में इतने नंबर ले लिए तो भी आप इसके लिए एलिजिबल हो। बीटेक या एमटेक किसी न किसी के अंदर आपके 60% से ज़्यादा नंबर होने चाहिए। तो जिसके लिए हमें अप्लाई करना, हम उस पर क्या करेंगे, अप्लाई पे क्लिक करेंगे। जैसे इलेक्ट्रिकल पे अगर मैं क्लिक करता हूँ तो क्या लिखा आएगा, ये डिक्लेरेशन आ जाएगा कि भाई हाई हैव गोन थ्रू ऑल द पर्सनल एंड अदर प्रोफाइल फिल्ड बाय मी एंड फाउंड इट करेक्ट। भाई जो भी मैंने इन्फॉर्मेशन दी वो सारी की सारी सही है, बाद में मैं उसके अंदर कोई भी चेंज उसके अंदर नहीं कर सकता। और अगर आपने गलत फीस भर जानकारी दे दी और फीस करवा दी तो भी आपके प्रोफाइल में कोई बदलाव नहीं कर सकते। और अगर आपको अब बदलाव करना है गलत चीज़ भरने के बाद, आपको क्या करनी पड़ेगी, नई प्रोफाइल बनानी पड़ेगी। वो चीज़ इन्होंने क्लियरली लिख रखी है, आप अपने प्रोफाइल में बदलाव नहीं कर सकते। और अगर अब आपको बदलाव करना तो आपको क्या करना पड़ेगा, फीस को दोबारा से पे करना पड़ेगा। तो ओके, हम इसको कर देते हैं। अब यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, गेट की डिटेल देनी पड़ेगी। आपने कौन से साल के गेट के आधार पे आप इसको अप्लाई करने लग रहे हो। तो जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, तो अगर आपने पहले 2022 में गेट पास किया है और आपका कहीं सिलेक्शन नहीं हुआ तो आपके लिए बहुत बढ़िया मौका है, क्योंकि इसके अंदर 2022 वाला गेट अगर किसी ने पास कर रखा है वो भी अप्लाई कर सकता है, 23 वाला भी अप्लाई कर सकता है। गेट का वैलिड स्कोर कितने साल तक रहता है, 3 साल तक। तो 23, 24 और 25 इन 3 साल का तो वैलिड है ही है। और एक स्पेशल प्रोविजन करते हुए, क्योंकि 2022 वाली वैकेंसी कैंसिल हो गई थी तो 2022 वाले बच्चे भी इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। इससे पहले जो वैकेंसी होती थी उसमें क्या होता था, केवल उसी साल जिसने गेट पास किया वहीं अप्लाई कर सकता था, लेकिन अब इन्होंने 4-4 साल का गेट स्कोर वैलिड कर दिया है, जिस वजह से कट ऑफ थोड़ी आई भी जा सकती है। लेकिन जो पुराना किसी बच्चे ने गेट पास किया उसके लिए बढ़िया मौका भी है। अब मैंने तो 22 वाला भी पास किया हुआ है और 23 में मैंने एग्ज़ाम दिया नहीं, अच्छा 22 वाला मैंने एग्ज़ाम दिया नहीं, 23 वाला मैंने पास किया हुआ, 24 वाला भी मैंने पास किया, 2025 में मैंने फिर से एग्ज़ाम नहीं दिया। तो मेरा बेस्ट स्कोर 2024 के अंदर था तो वो मैंने सेलेक्ट कर लिया। मेरा गेट का रजिस्ट्रेशन नंबर है वो लिखूंगा, गेट में मेरी ऑल इंडिया रैंक कितनी है वो लिखूंगा, भाई 700 के करीब मेरी रैंक थी और 700 के आसपास ही मेरा गेट का स्कोर था। तो मैं यहाँ गेट का अपना स्कोर लिखूंगा। कौन सी ब्रांच में मैंने दिया, भाई सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल। तो जैसे मैंने यहाँ सिविल सेलेक्ट कर लिए। गेट के अंदर मेरी एनरोलमेंट आईडी क्या थी, और फिर आपको क्या भरना है, आपको पोस्ट प्रेफरेंस बतानी है। भाई आप कौन से डिपार्टमेंट के अंदर भाई फर्स्ट नंबर पे प्रेफरेंस देते हो। जैसे कि अगर मैं आपको सीट बताऊं तो ये आप सीट का डिस्ट्रीब्यूशन देख सकते हो। सिविल के लिए हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम में 7 सीट हैं, हरियाणा पावर जनरेशन में 8 हैं, उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम में 2 हैं और दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम में कितनी है, 2 सीट है। तो ये आप सीटों का डिस्ट्रीब्यूशन देख सकते हो, कौन कौन से डिपार्टमेंट के अंदर कितनी कितनी सीट है। उसी तरीके से आप इलेक्ट्रिकल की देखिए, टोटल 211 सीट है इलेक्ट्रिकल के लिए, जिसमें से 106 सीट आपकी जनरल की रही है। तो बहुत बढ़िया मौका है अगर आप हरियाणा के अंदर एसडीओ लगना चाहते हो और वो भी खास करके बिजली बोर्ड के अंदर। तो कई बच्चे मेरे से पूछ लेते हैं भाई सर इसमें से कौन से वाले डिपार्टमेंट को लें जिसमें पीस ज़्यादा हो, काम कम हो, शांति ज़्यादा हो। तो भाई बात ऐसी है, शांति तो आपको कहीं पे नहीं मिलेगी और शांति जैसा कोई कंसेप्ट होता भी नहीं है। तो भाई आपको पीस वाला कंसेप्ट तो समझ में आ गया होगा, लेकिन कई बच्चे फिर भी रहते हैं कि सर हमें तो पीस की तरफ ही जाना है। ठीक है, तो अपना पैर अगर आप कुल्हाड़ी के ऊपर मारना चाहते हो तो जो ये पावर जनरेशन वाली हैं और डिस्ट्रीब्यूशन वाली कंपनी है आप उनको फर्स्ट पोजीशन पे रख सकते हो। जैसे कि HPGCL हरियाणा पावर जनरेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड और हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड, इनको आप पहले नंबर पे रख सकते हो, क्योंकि इसके अंदर क्या है, जो पब्लिक डीलिंग होती है वो ज़्यादा नहीं होती। ठीक है, तो इस वाली जो पोस्ट होती है इनको आप पहले नंबर पे रख सकते हो अगर आपको बहुत ज़्यादा ही पीस चाहिए तो। और बाकी तो बिजली का काम है, बिजली के काम में पीस की उम्मीद रखना तो एक बढ़िया चीज़ नहीं है। ये तो इमरजेंसी वाला काम होता है, अगर आपकी जॉब लग भी गई तो 24 घंटे आपकी इमरजेंसी रहेगी और सरकारी सेवक आप बनोगे, सरकारी नौकरी आप करने लग रहे हो। ग्रुप बी की लेवल 9 की ये गजेटेड पोस्ट है, एक टॉप लेवल की नौकरी, सरकारी नौकरी मानो आप इसको, सरकारी ही है मानो क्या। ठीक है, तो सैलरी भी बढ़िया रहेगी और जो अदर बेनिफिट होते हैं वो तो आपको पता ही है, वो भी बिजली बोर्ड में कितने ज़्यादा रहते हैं। जो भी गवर्नमेंट देती है मैं उस बेनिफिट की बात कर रहा हूँ भाई, HRA, हाउस रेंट और बाकी आप समझदार हो ही। और अगर किसी को पीस वाला फैक्टर नहीं देखना, उसको ये देखना कि भाई सरकारी नौकरी को हम करते किस लिए है, उस वाले फैक्टर के हिसाब से देखें तो आप किस वाले डिपार्टमेंट को पहले भर सकते हो सबसे पहली, और उसी को आपको मतलब प्रेफरेंस देनी है। जो प्रेफरेंस अब मैं आपको दिखाऊंगा आपको वही वाली प्रेफरेंस लिखनी है। आप सिविल के बच्चे हो तब भी, इलेक्ट्रिकल के स्टूडेंट हो तब भी। तो इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले पे आप रखेंगे DHBVN। DHBVN क्यों लिखेंगे,
क्योंकि एक तो इसके अंदर ये गुड़गांव हो गया, फरीदाबाद हो गया, ये वाले इसके अंदर जिले आते हैं और दिल्ली से पास भी है। अगर आप दूसरे स्टेट के रहने वाले हो, आउटसाइड हरियाणा, तो डीएचबी में आपके लिए बढ़िया है। फिर आप दूसरे पे लिखोगे उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम। अगर आप हरियाणा के ही स्टूडेंट हो तो उसी हिसाब से आप देख लेना डीएच और यूएच उसके अंदर कौन कौन से जिले आते हैं, उस हिसाब से आप इसके अंदर सिलेक्ट कर सकते हो। डीएच के अंदर तो दक्षिण हरियाणा वाले आ गए, वही गुड़गांव, फरीदाबाद, पलवल, महेंद्रगढ़, और एक दो इसके अंदर जैसे जींद तक का जो एरिया है ना वो डीएच के अंदर आता है, और जींद से ऊपर वाला एरिया हो गया वो यूएच के अंदर, भाई सोनीपत, रोहतक, कुरुक्षेत्र, फरीदाबाद, वो फरीदा कह रहा हूँ पंचकुला और यमुनानगर, तो वो हमारा किसके अंदर आ जाता है, वो उत्तर हरियाणा में आ जाता है। तो जिस भी एरिया के अंदर आप रहते हो वो आप उत्तर दक्षिण अपने हिसाब से देख लेना। और फिर आ जाते हैं हरियाणा विद्युत प्रसारण और हरियाणा पावर जनरेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड, ये आप अपने हिसाब से भर सकते हो। अगर आपको शांति ज़्यादा चाहिए तो आप इन दोनों में से कोई भर सकते हो, और अगर आपको शांति नहीं चाहिए, और शांति वाला कंसेप्ट तो मैंने आपको बता ही दिया, शांति आती है पैसे से, और पैसा कहाँ पे ज़्यादा है, यूएच और डीएच के अंदर आपका पैसा ज़्यादा रहेगा। तो अगर आपको शांति भी चाहिए, पैसे भी चाहिए, तो डीएच और यूएच आपके लिए बेस्ट प्रेफरेंस है। और फिर आप इनको फिल कर सकते हो। हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड को आप तीसरे पर रख देना, और चौथे नंबर पे आप किसको रख देना, हरियाणा पावर जनरेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड को रख देना। फिर हम इसको सेव एंड प्रोसीड करेंगे। अच्छा, ये चीज़ें मैंने डाल लेनी है, तो ये सारी चीज़ें मैं फिल कर देता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ आगे कैसे आता है। उसके अंदर दोस्तों मैंने सारी की सारी डिटेल इसमें फिल कर ली। अब देखिए इसमें रिमार्क के अंदर क्या लिखा गया, व्यू इन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। अब मैंने सिविल इंजीनियरिंग से कर रखा है और मैं अप्लाई किसके अंदर करने लग रहा था, इलेक्ट्रिकल के अंदर अप्लाई करने लग रहा था, तो चाहते हुए भी मैं इसके अंदर अप्लाई नहीं कर पाया। तो ये सिस्टम पोर्टल तो थोड़ा ठीक बढ़िया ही बना रखा है। अच्छा, क्वालिटी कंट्रोल आपने पढ़ा हुआ होगा, तो आपसे जो स्टूडेंट इस वीडियो को देखने लग रहे हैं उनसे मेरा क्वेश्चन है, मैं ना चाहते हुए भी इसके अंदर गलत चीज़ को अंदर अप्लाई नहीं करने लग रहा। तो क्वालिटी कंट्रोल का कौन से वाला प्रिंसिपल होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, क्या उसको हम पोकायो का सिस्टम बोलते हैं या कुछ और बोलते हैं, तो वो आप नाम बता सकते हो। तो अब मैं किसके लिए अप्लाई करूंगा, सिविल वाले के लिए अप्लाई करूंगा। या हम अप्लाई पे क्लिक करते हैं, ओके करेंगे, सारी की सारी डिटेल इसमें फिल करेंगे। तो डिटेल इसके अंदर जो मैंने पहले से भरी थी वे सारी की सारी डिटेल इसके अंदर आ गई है। अब देखिए गेट एनरोलमेंट आईडी भी मांग रखी है। अब मैं तो क्या करता हूँ, अपने सारे के सारे डॉक्यूमेंट को संभाल के रखता हूँ, तो मेरे लिए तो एनरोलमेंट आईडी ढूंढना बहुत आसान था। लेकिन जिस बच्चे ने 2022 में अप्लाई करा होगा वो अपनी एनरोलमेंट आईडी को भूल चुका होगा, और गेट की एनरोलमेंट आईडी को दोबारा पता करने का कोई तरीका है भी नहीं। अगर आपने गेट का स्कोर कार्ड, वे टाइम देते हैं 15-20 दिन का, उसके अंदर अगर आपने डाउनलोड कर लिया तो ठीक बात है, उसके बाद आप अपने गेट के स्कोर कार्ड को डाउनलोड भी नहीं कर सकते। तो ये एक तरीका रहता है गेट वालों का कि भाई बेफालतू में कोई भी बच्चा वेबसाइट के ऊपर लोड ना बढ़ाता है। तो अगर आपके पास गेट की एनरोलमेंट आईडी आपको पता है, या आपके पास डॉक्यूमेंट में फाइल फोल्डर में कहीं पे रखे हैं आपके डॉक्यूमेंट वगैरह, तो आप वहाँ पे चेक कर सकते हो। अगर आपने ऐसा कुछ सिस्टम नहीं बना रखा तो आपके लिए ये वेकअप कॉल है। आगे से आप जिस भी फॉर्म के लिए अप्लाई करो उसका एप्लीकेशन फॉर्म, प्रिंट आउट, जितनी भी चीज़ें, एक फाइल बना के उसके अंदर सेव करना शुरू कर दो, आपके लिए एक वेकअप कॉल। तो मेरे पास तो सारे डॉक्यूमेंट अपने फाइल के अंदर और अच्छे से मैं तो सेव करके रखता हूँ अपनी सारी चीज़ों को। तो मैंने अपनी सारी चीज़ें इसमें फिल कर दी, मैं सेव एंड प्रोसीड करूँगा। अब देखिए इसके अंदर क्या लिखा हुआ आ गया, मैं उसके लिए क्या कर सकता हूँ, अप्लाई कर सकता हूँ। मैंने क्या कर दिया, अप्लाई कर दिया। यू हैव अप्लाइड सक्सेसफुली, प्लीज क्लिक ऑन दी अप्लाइड पोस्ट फॉर्म लिंक अवेलेबल। अब दो ही ऑप्शन दिखने लग रहे हैं इसमें, एक तो इलेक्ट्रिकल का, एक मैकेनिकल का। तो मैं क्या करूंगा, व्यू अप्लाइड पोस्ट। मैं सिविल के लिए एलिजिबल था, मैंने अप्लाई कर दिया, पोस्ट प्रेफरेंस मैंने बता दी कैसे भरनी है आपको, तो व्यू अप्लाइड पोस्ट के लिए देखूंगा। तो असिस्टेंट इंजीनियर सिविल अंडर दी सिविल कैडर, करंट स्टेटस क्या है, अप्लाइड का है। लास्ट डेट अप्लाई करने की क्या है, 29 अक्टूबर 2025 से पहले पहले मेरे को इसके लिए अप्लाई करना है। और फीस मैंने भरी नहीं है, तो मैं क्या करूँगा, फीस इसकी भरूंगा। कितनी फीस है जनरल कैटेगरी के लिए, तो जनरल कैटेगरी के लिए इसमें 590 रुपये फीस है। जनरल के लिए इसमें आपकी कितनी फीस है, 590 रुपीज़ है। 18% का जीएसटी भी लगेगा। तो जीएसटी जो बजट महोत्सव जो प्रधानमंत्री जी ने लॉन्च करा था अभी कुछ दिन पहले, तो उसमें आप बता सकते हो। अच्छा, ये भी आपका जीके जीएस का क्वेश्चन हो गया, तो थोड़ा कॉमेडी वाला फैक्टर भी इस वीडियो के अंदर हम ऐड कर देते हैं। जीएसटी बजट महोत्सव जो कि प्रधानमंत्री ने लाल किले से 15 अगस्त 2025 को जिसकी घोषणा करी थी, और बाद में वो फाइनेंस मिनिस्टर ने उसको लॉन्च किया है, तो उसके अंदर जो एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स हैं उसके ऊपर कितना % जीएसटी लगाया जा रहा है, तो वो वाली चीज़ आप इसके अंदर बता सकते हैं। एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स पे कितना जीएसटी है, भाई जो नॉर्मल वाले हैं, और अगर आप कोई फॉर्म वगैरह अप्लाई करते हो तो उसके लिए कितना जीएसटी है, जो 18% ले रहे हैं, क्या ये नए वाले जीएसटी के अंदर आता है या पुराने वाले जीएसटी रेट के हिसाब से इसके अंदर ये अप्लाई कर रखा है। तो जनरल के लिए 590 रुपये फीस है, वो आप देख सकते हो। SC ST और OBC के लिए ये वाली फीस है, और अगर आप पर्सन विद डिसेबिलिटी हो, हरियाणा से बिलोंग करते हो, तो आपके लिए कोई भी फीस नहीं है।
तो यहाँ हम क्या करेंगे, मेक पेमेंट के ऊपर क्लिक करेंगे और पेमेंट करेंगे। पेमेंट में आपको ये याद रखना, कुछ भी रिफ्रेश नहीं दबाना है, रीलोड नहीं करना है या कोई भी और चीज़ नहीं करनी है, ताकि आप एक बारी में ही इसके लिए अप्लाई कर सको। तो अब मैं इस पर क्लिक करता हूँ मेक पेमेंट के ऊपर। कुछ इस तरीके से आपका पेज ओपन हो जाता है। भाई आपको पेमेंट करनी है, मेरे को सिलेक्ट करना है असिस्टेंट इंजीनियर सिविल अंडर सिविल कैडर, 590 की फीस भरनी है। आखिरी तारीख क्या है, 29 अक्टूबर 2025 से मैं फीस को पहले फीस को भर सकता हूँ। प्रोसीड टू पेमेंट के ऊपर क्लिक करूँगा, इस तरीके से पेज आ जाएगा। टर्म एंड कंडीशन को हम एग्री करेंगे, प्रोसीड करेंगे। अच्छा, पेमेंट मेथड को सिलेक्ट करना, हम ऑनलाइन पेमेंट करेंगे। अच्छा, पेमेंट गेटवे के थ्रू करेंगे। फिर हमारा भाई ये आ जाता है कि भाई आपको पेमेंट गेटवे के ऊपर हम लेके जाने लग रहे हैं। प्रोसीड करते हैं, ओके करते हैं। रिफ्रेश वगैरह आपको कुछ भी नहीं करना इस पूरे के पूरे प्रोसेस के दौरान। ओके करा, ये पेमेंट का गेटवे आ गया। भाई आप यूपीआई से करना चाहते हो, कैसे करना चाहते हो, क्यूआर कोड को जनरेट करेंगे या भाई सिंपल गूगल पे या भाई भीम से हम कर सकते हैं। गूगल पे की आईडी डाल लेंगे, वेरीफाई करेंगे और पेमेंट को कर देंगे। फ़ोन से पैसे हमारे कट जाएंगे। हमें कंप्यूटर के अंदर कुछ भी चीज़ें रिफ्रेश नहीं करनी है। आपको 2 मिनट का टाइम लगे चाहे 5 मिनट का टाइम लगे, इस वाले पेज को ऑटोमेटिकली रिफ्रेश होने देना है। वरना फिर आप बाद में कमेंट करते रहते हो कि जी हमारे तो फीस कट गई, ये हो गया वो हो गया, तो वो वाली चीज़ आपको नहीं करनी है। ठीक है, तो आप गूगल पे, फ़ोन पे, भीम या जो भी तरीका उस वाले माध्यम से आप इस वाले पेमेंट को कर सकते हो। अगर आपने हमारे यूट्यूब के ऊपर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमें यूट्यूब के ऊपर हरियाणा इंजीनियरिंग एग्जाम या एचडी इंजीनियरिंग मंत्रा के ऊपर सब्सक्राइब कर सकते हैं। टेलीग्राम के ऊपर आप हमें हरियाणा पावर यूटिलिटीज़ HPU 2025 के ऊपर ज्वाइन कर सकते हैं, अगर आप स्पेशल हरियाणा पावर यूटिलिटीज़ के लिए प्रिपरेशन करते हैं। अगर आप और किसी एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन करने लग रहे हो, जैसे हरियाणा के सिविल इंजीनियरिंग एग्जाम, तो AE सिविल क्लब हरियाणा या हमारे दूसरे जो टेलीग्राम ग्रुप है, आप उनको भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो आखिरी स्टेप के अंदर क्या होगा, जब आपकी पेमेंट फ़ोन से कट जाएगी तो इस तरीके से आपका येलो पे लिखा हुआ आ जाएगा, यूर पेमेंट हैज़ बीन मेड सक्सेसफुली, प्लीज़ टेक आउट द प्रिंट। भाई आपकी पेमेंट सक्सेसफुली हो गई है, आप अपना प्रिंट ले लो। प्रिंट करने के बाद इस तरीके से आपकी ट्रांजेक्शन ID आ जाएगी। टोटल फीस कितनी है, किस तारीख को आपने पेमेंट करी, पेमेंट का स्टेटस क्या, भाई हमने पेमेंट कर दी है, और भाई पावर यूटिलिटी को। और आपको प्रिंट ले लेना है, इस चीज़ को ध्यान रखना, प्रिंट ले लेना है और अपने फाइल के अंदर या तो इसको ऑनलाइन सेव करके रखोगे आप, या भाई आप जो आपने फाइल फोल्डर हार्ड कॉपी के अंदर भी आप इसके प्रिंट को सेव करके रखोगे, ताकि फ्यूचर में आपके पास डॉक्यूमेंट प्रूफ के तौर पर सेव रखा रहे। तो आपको प्रिंट जरूर करना, फीस पेमेंट के बाद आपको यहाँ पे क्लिक करके प्रिंट कर लेना है। और इस तरीके से भाई ऐसे प्रिंट का ऑप्शन भी आ जाएगा, जब आप इसको प्रिंट ले लोगे। प्रिंट योर प्रोफाइल भी आपको प्रिंट कर लेनी है, जो आपको मैंने शुरुआत में बताई थी, और जो ये फाइनल है आप पेमेंट करने के बाद भी ये आपको प्रिंट ले लेना है। यहाँ से तो आपको रिसिप्ट प्रिंट होगी जो आपने फीस भरी है, और यहाँ से जो आपका प्रिंटर से का ऑप्शन बना हुआ है, यहाँ से आपका क्या वो हो जाएगा, यहाँ से आपकी पूरी की पूरी जो प्रोफाइल है और आपने भाई इस चीज़ के लिए अप्लाई कर दिया है, उस चीज़ का जो पूरा का पूरा फॉर्मेट है या आपकी एप्लीकेशन फॉर्म पूरी की पूरी यहाँ से प्रिंट आउट हो जाएगी। प्लीज टेक ए प्रिंट आउट ऑफ योर प्रोफाइल विद द अप्लाइड पोस्ट डिटेल, व्यू प्रिंट बटन ओनली अपीयर इफ द पेमेंट स्टेटस इज पेड। यानी कि जो आपका फाइनल स्टेप के अंदर इस तरीके से दिखाई देने लग रहा है ना भाई, असिस्टेंट इंजीनियर सिविल इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल, जिसके लिए भी आपने अप्लाई करा है, और व्यू प्रिंट के ऊपर ये प्रिंटर के अंदर प्रिंट लेने के बाद इस तरीके से ऑप्शन आने लग रहा है, तो इसका मतलब क्या है, आपकी पेमेंट सक्सेसफुली हो चुकी है। ये पेड आएगा और लाल रंग से यहाँ पे अप्लाइड लिखा हुआ आएगा, तब आपकी पेमेंट सक्सेसफुली मानी जाएगी। तो इस वीडियो के अंदर इतना ही। भाई किस तरीके से फॉर्म भरना वो मैंने आपको बता दिया। कट ऑफ के बारे में कोई भी डाउट आपका तो ये 23 मिनट 58 सेकंड की वीडियो हरियाणा पावर यूटिलिटीज ए रिक्रूटमेंट 2025, जो दोनों चैनल के ऊपर मैंने अपलोड कर रखी है, आप किसी भी चैनल के ऊपर जाके इसको देख सकते हैं। सिविल इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल तीनों की एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में हमने इसमें डिस्कशन कर रखा है। उसके अलावा पूरी वीडियो तो मैंने बना दी है, फिर भी आपका कोई डाउट रह जाता फॉर्म फिल के रिगार्डिंग या और किसी चीज़ के रिगार्डिंग, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो इस वीडियो के अंदर हम इतना ही रखते हैं। मेरे हिसाब से आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। आपने हमें अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमें सब्सक्राइब कर लीजिए, टेलीग्राम के ऊपर आप हमें ज्वाइन कर लीजिए। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।